श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मंगल तरणेकर, इनका सवाल ऐसा है कि जब अगर भूत नहीं होता है तो बच्चे जब बीमार गिरते हैं तो बच्चों को ऊपर से नींबू वगैरह उतारा जाता है, फिर नज़र उतारी जाती है, तो उनकी बीमारियां ठीक कैसे होती है। ये जो आपका सवाल है उसमें कई गैप्स है। ये हमने सुना हुआ होता है, सुनी सुनाई बातें ज़्यादा होती है। किसी को नज़र नहीं लगती। नज़र के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बातचीत की है। नज़र के क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में भी बातचीत की है। किसी व्यक्ति को कभी नज़र नहीं लगती है। जो प्रयोग हम करते हैं वो प्रयोग सच होते हैं, लेकिन बच्चों को नज़र नहीं लगती है। और जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उसके आधार पर, वो तो कोई प्रयोगों के कारण रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन उसके आधार पर हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास रख देते हैं। अब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे नज़र लगने का, तब आपके ध्यान में आएगा। अब रहा सवाल बच्चों की तबीयत बिगड़ना और ठीक होना, उसके कुछ कारण अलग होते। ये महाराष्ट्र सरकार को कानून क्यों बनाना पड़ा? इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग भूतों के कारण नहीं मारे जाते। ये जो हमारी मान्यता है, बच्चों को कोई तंत्र मंत्र कर सकता है, करनी कर सकता है, नजर लगा सकता है, इस कारण सबसे ज्यादा मारपीट होती है गांव गांव में। करनी की, तंत्र मंत्र किया, देव देवस की नाम अलग अलग होते हैं उस एरिया में, लेकिन कोई तो भी ऐसा तंत्र मंत्र कर कर हमारे बच्चों की तबीयत बिगाड़ सकता है, यह मान्यता है। फिर किसी मांत्रिक को पूछा जाता है, किसी देवी शरीर में आने वाले स्त्री को पूछा जाता है, किसी बाबा को पूछा जाता है, वो किसी का नाम लेते नहीं डायरेक्टली, लेकिन इस ढंग से बोलते हैं कि लोग फिर उस पर से अर्थ निकालते हैं कि यह आदमी होना चाहिए, और उसको जाकर पीटते हैं, और इसमें कई लोग मारे जाते हैं। ये तबीयत बिगड़ने का संबंध ये तंत्र मंत्र से नहीं होता है, इन अंधविश्वासों से नहीं होता है। उसी ढंग से ये जो हमने नींबू बांधा, मिर्ची बांधे, इसमें भी कोई फर्क नहीं गिरता है। हाँ, किसे गिरेगा? जिसको अभी समझ आई है, जिसको समझता है। ये समझ 2 साल के ऊपर के बच्चों की आ सकती है, जिनको भाषा अभी समझने आने लग गई है। भाई, अभी तुझे ये गंडा या ताईत बांध दिया है, अब तेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, तो शायद वो सजेशन ले सकता है। बच्चा अगर बड़ा रहेगा, तुम जैसा मेरे जैसा इंसान रहेगा, तो नेचुरली वो तो अच्छे ढंग से सजेशन ले सकता है। तो ये सजेशन के कारण हो सकता है कुछ फायदे हो। वो ना गंडे ताईत के होते, ना नींबू मिर्ची के होते, ना किसी के होते हैं। उसके बारे में हमने विस्तार से बातचीत की है। नींबू मिर्ची, मंत्र तंत्र, इस पर एक स्वतंत्र प्रोग्राम ही किया है, ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको सुनिए। तो ये हमारी जो समझ है कि ऐसा होता है, वही करेक्ट नहीं। इसलिए मैं कहूँगा, आज तक के जो अनुभव है शायद उसको आप फिर से नहीं जांच पाओगे, लेकिन आगे के अनुभव तो जांच पाओगे। आंखें खुली कर कर इन सब चीजों को देखिए, आपके ध्यान में आएगा कि आपने जो सवाल पूछा है उसमें काफी गैप्स है। नींबू मिर्ची टांग दी और फिर तबीयत सुधर गई, ऐसा जो आप मान रहे हो वही बात सच नहीं है। आगे क्वेश्चन 2, अगर किसी को भूत जकड़ लेता है तो ये सच है या ढोंग है, ये कैसे समझे, और इसे बंद करने के लिए क्या करें? अगर आप फिर से कहना चाहते हो। रानी इनका सवाल है कि किसी को अगर भूत ने जकड़ लिया तो ये सच है या झूठ है, ये कैसा हम जाने। कहने का मतलब है कि उसके शरीर में आने वाला जो भूत है वो सच है या फिर वो ढोंग कर रहा है। देखिए, इस दुनिया में तो कोई भी भूत सच नहीं होता है,
लेकिन जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे भूत लगा है, थोड़ा सा अभ्यास का विषय है, वो सजेशन स्वीकारता है, तो उसके टोटल उस ढंग के बर्ताव में एक कंटिन्यूटी होती है उसके समझ के अनुसार कि मेरे शरीर में भूत है, भूत इस ढंग से बर्ताव करता है, और उसके बारे में, इस बर्ताव के बारे में उसका अवेयरनेस इतना सटीक नहीं होता है। जैसा कि अभी अगर आप उसके साथ में कुछ प्रयोग करो तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अपने भूत के ही कल्पना में रहेगा। अगर कोई स्त्री है और आप आंखें गड़ा कर उसके साथ में बात कर रहे हो, तो जिसकी समझ है कि मुझे भूत लगा है वो अस्वस्थ नहीं होगा ज्यादा, लेकिन जो ढोंग कर रहा है बहुत अस्वस्थ हो जा, उसको थोड़ा आप डांट दे, उसका भूत रुक जाएगा। थोड़ा सा अचानक कुछ तो भी डेंजर सिग्नल आप क्रिएट करें, जैसा मेरा हमेशा का एक्टिंग रहा है, क्या कह रहा है, तेरे शरीर में भूत आता है एक न्यू क्या, ऐसा करने के बाद में वो जिस ढंग से रिएक्ट होता है, भूत को छोड़ देता है तुरंत। इसी को झापड़ मारे टेक्निक कहा गया। मैंने कभी किसी को झापड़ नहीं मारी इसके बावजूद। तो ये मैलिंगरिंग चल रहा है, ये ध्यान में आता है। तो ये थोड़ा अभ्यास का विषय है। और फिर कोई बीमारी हुई कि नहीं, कि केवल सजेशन है, ये फर्क भी आप कर सकते हो। अब मेरा शुरुआत में तो काफ़ी साइकेट्रिस्ट के साथ में कोलैबोरेशन हुआ। इन सब बीमारियों को थियोरेटिकली भी मैंने समझ लिया, प्रैक्टिकली भी समझ लिया, और कई लोगों को देखते आया हूँ। मेरे सामने लेकर आते थे पेशेंट्स, मैं कितने पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास भेजता था। इस कारण उस विषय का मेरा अभ्यास जाने अनजाने में बढ़ा। तो मैं ये डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकता हूँ। बाकी लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन थोड़े अभ्यास के बाद में आपके ध्यान में आता है कि ये स्त्री या फिर ये पुरुष ढोंग कर रहा है कि नहीं। इसलिए आप बारीकी से देखते रहो, अविश्वास का चेहरा बनाकर देखते रहो। उस स्त्री का भूत कंटिन्यू करने का जो भी तरीका होगा उससे वो ब्रेक हो जाएगा। आप बहुत अविश्वास से लगातार देख रहे हो, बारीकी से देख रहे हो, इतना भी किया तो भी ये फर्क आपको महसूस होगा। और उनका कहना है कि वो देवी जो शरीर में आती है उसके बारे में पूछ रही थी ये सर, तो उसमें और देवी शरीर में आना और भूत शरीर में आना, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन जिसके शरीर में बार बार देवी आती है वो केवल ढोंग ही करती है, यह हमेशा याद रखिए। जो लोगों के सवालों के जवाब देती है, बार बार जिसके शरीर में देवी आती है, कोई खास दिन में देवी आती है, तो ढोंगी करती रहती है। जब हम देवी ये विषय लेंगे तो स्वतंत्र उस पर बहुत विस्तार से बारीकी से बात करेंगे। क्वेश्चन 3, विज्ञान के प्रयोग से या इस्तेमाल से मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है क्या? रामकिशन, इनका सवाल ऐसा है कि विज्ञान के प्रयोग से कोई मरा हुआ इंसान जिंदा किया जा सकता है क्या? देखिए, पहले विज्ञान यानी क्या समझ लीजिए। विज्ञान इस दुनिया में कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता है और कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता है। पहला वाक्य हमेशा याद रखिए। विज्ञान इस दुनिया में कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता है और कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता है। विज्ञान नेचर से, विश्व से कोई स्वतंत्र चीज नहीं है। इस नेचर में, विश्व में जो होता है उसको समझना, उसके पीछे के नियमों को, साइंस को समझ लेना और उन नियमों का उपयोग कर कर वही चीज जो नेचर में होती है उसको शॉर्टकट पद्धति से करना, यह संभव होता है लैब में। अभी उदाहरण ही देंगे तो 1940 में हर भारतीय का औसतन आयु थी 18 साल। अब हमारी औसतन आयु हो गई 68 ईयर, 69 ईयर, 70 ईयर्स। इतनी आयु हमारी बढ़ी। यह आयु क्यों बढ़ी? विज्ञान के प्रगति के कारण बढ़ी। अभी भी भारत गरीब देश है। अभी भी छोटे छोटे गांवों में मेडिकल हेल्प अच्छे ढंग से नहीं मिलती है।
अभी भी हमारे खाने पीने की समस्याएं हैं। इसके बावजूद 1940 में 18 साल से औसतन उम्र थी, वहां से हम 70 साल तक पहुंच गए विज्ञान के प्रगति के कारण। तो ये हम लोगों की जिंदगी क्यों बढ़ा पाए? इसलिए बढ़ा पाए कि हम ये मशीन जो हमारा शरीर है वो किस ढंग से काम करता है हमने समझ लिया, उसके नियम समझ लिए, उसमें रुकावटें क्यों आ सकती है ये समझ लिया, ये रुकावटें टालने का हम प्रयास करते गए और इसलिए इंसान की जिंदगी बढ़ते गई। पहले जैसे ही इंसान का हार्ट फेल होता था, उसका हृदय रुक गया कि वो मर गया, क्योंकि हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, वो हमारे पूरे शरीर में खून पंप करने का काम करता है। ये पंपिंग बंद हो गया कि ये जो ब्लड होता है ये क्लॉट होता है, ये बाद में पता चला हमको। पहले तो यही मान्यता थी कि एक हृदय बन गया कि इंसान मर गया। आज हजारों इंसान ऐसे हैं हमारे समाज में जिनका हृदय बन गिर गया था फिर भी वो जिंदा है, क्योंकि अभी मृत्यु की व्याख्या हमको बदलना पड़ा, जैसा हमारा ज्ञान बढ़ा वैसा, कि अगर हृदय बन गिरने के बाद में 4 मिनट के अंदर अगर हम फिर से ये पंपिंग शुरू कर सकते हैं तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसलिए ब्रेन डेड नहीं होता है और इंसान फिर से जिंदा हो सकता है। पीटर सेलर्स नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो डायरेक्टर था, बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर था, बहुत कॉमेडी पिक्चर्स उसने दुनिया को दिए हैं, अर्थपूर्ण पिक्चर्स उसने दुनिया को दिए हैं, द पार्टी जैसा पिक्चर जिसने दिया है, साइलेंट मूवी जैसा पिक्चर जिसने दिया है, वो पीटर सेलर्स अपने जिंदगी में कई बार मरा, 22 या 26 बार मरा ऐसा कहा जाता है। उसका हृदय इतना वीक था कि मरने के बाद में पंप किया जाता था, फिर से जिंदा होता था। आखिर में इतना रैप्चर हो गया था कि बेचारा परमानेंट मर गया। तो ये व्याख्या अब बदल गई है। पहले केवल गर्भ में बच्चे पैदा होते थे, अभी हम टेस्ट ट्यूब बेबी निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या कोई बाहर के कोई बर्तन में तैयार होते हैं? केवल फलन बाहर होता है, गर्भ तो अभी गर्भ के अंदर ही फूलता है। शायद कल हो सकता है कि विज्ञान इस स्थिति तक पहुंचे कि गर्भ में जो सिचुएशन होती है वो लैब में वो क्रिएट कर पाए तो गर्भ बाहर भी पलेगा। ये हो सकता है, जैसा आप फलन बाहर करते हैं और फिर अंदर में डाल देते हैं, उस ढंग से यहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो क्या करता है विज्ञान? जो नेचर में होता है वो समझता है, उन नियमों को समझता है और उन्हीं को रिप्रोड्यूस करने का काम विज्ञान करता है। तो विज्ञान कुछ भी निर्माण नहीं करता, कुछ भी नष्ट नहीं करता। अब आपने सवाल पूछा कि इंसान को जिंदा करता है क्या, तो 2 सवाल तो मैंने दे दिए कि हमारी आयु बढ़ा दी, और दूसरा सवाल है तो आज कई लोग ऑपरेशन के समय में उनका हृदय बंद गिर जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हृदय बंद गिरा और 4 मिनट के पहले अगर उनको ट्रीटमेंट मिली और हृदय चालू करना पॉसिबल हुआ और ब्रेन अगर डैमेज नहीं है तो वो फिर से इंसान कर जिंदा हो सकता है। होता है, कई उदाहरण है। तो ये 2 उदाहरण मैंने दिए कि जिसको आप कह सकते थे कि मरने के बाद में इंसान जिंदा हो सकता है। लेकिन नेचर का नियम है, जो जन्म लेता है वो मरता है, तो मरना ये नेचुरल चीज है। तो इंसान को विज्ञान अमर बना सकता है क्या? मरे हुए के जिंदा कर सकता है क्या? भाई विज्ञान नाम की कोई स्वतंत्र चीज ही नहीं है, वो नेचर के बाहर की कोई चीज नहीं कर सकता है। नेचर के नियमों का वो उपयोग कर सकता है। अगर नेचर का नियम है, मरना है, नेचुरल है, नॉर्मल है, तो इंसान तो मरेगा। फर्क इतना ही होगा, पहले 18 साल औसतन आयु थी, अब 70 साल पहुंच गई। कई ऐसे देश हैं कि जिसमें औसतन आयु 90 साल के ऊपर पहुंच गई है। हो सकता है हमारी औसतन आयु और बढ़े और हम ज़्यादा दिन अच्छे ढंग से जी पाए, ये हो सकता है। लेकिन इंसान अमर रहेगा, हजारों सालों तक जीते रहेगा, ये तो कभी भी संभव नहीं है। ये हमेशा याद रखिए।
क्वेश्चन 4, भूत लगने पर पीठ पर लाठी मारने जैसे निशान आए थे, तो ऐसा कैसे होता है या कैसे हुआ होगा? मंगल तरल। मंगल तरेकर इनका सवाल है कि भूत लगने के बाद में पीठ पर लाठी मारने जैसे निशान आए थे। तो ये जो आपने सवाल पूछा है उसको आपको जांचना पड़ेगा, इसमें बहुत गैप्स है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज मैं बता सकता हूं। भूत शरीर में आने के बाद में पेट पर ऐसे कोई निशान निकलना संभव नहीं है, ये तो पहले जान लीजिए। फिर क्या क्या संभावना हो सकती है कि किसी ने तो भी उनको भूत शरीर में आया ऐसा समझकर पीटा है, उसके निशान वहां पर है, या फिर जो व्यक्ति शरीर में भूत ला रहा है उसी को सिद्ध करना है कि मेरे शरीर में भूत आया, ये सिद्ध करना है, इसलिए उसने अपने पीठ पर निशान तैयार किए हैं। अब ऐसे निशान तो कैसे भी तैयार किए जा सकते हैं। अगर कोई कोड़े से अपने आप को मार ले तो भी हो सकता है। या फिर तीसरा प्रकार हो सकता है जिसको हर्पिस कहते हैं, नागिन कहते हैं। ये एक स्किन डिजीज है। ये स्किन डिजीज जैसा आप कह रहे हो वैसे निशान लग सकते हैं। भूत का आना या फिर उसको हर्पिस होना या नागिन होना, वो निशान वहां पे देखना और इस कारण उसके शरीर में भूत आया ऐसा उसको लगना या फिर लोगों को लगना, ये दोनों कोइंसाइड होना ये संभव है। तो इसके हर चीज में आपको जांचना पड़ता है। अगर ठीक ढंग से रैशनली पूरी तरह से दिमाग का उपयोग कर कर हम जांचेंगे तो हमको इसके जवाब बहुत अच्छे ढंग से मिल पाते हैं। आगे इनका सवाल है कि सारंगपुर हनुमान मंदिर या ऐसे जो भी जगह हैं जहां पर भूत उतारे जाते हैं, तो क्या वो सभी जगह झूठी हैं? सत्यम उदासी। सत्यम उदासी इनका कहना ऐसा है कि जहाँ पर भूत उतारे जाते हैं वो सभी जगह झूठी हैं। भाई मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं ऐसी जगह पर जाकर केवल देखकर नहीं आता, 3-3, 4-4 दिन बैठकर वहाँ पर बारीकी से मैं देखते आया हूँ। अभी आप भी कीजिए ना ये अभ्यास। आपने जिस जगह का नाम लिया है वहाँ पर जाइए। आजकल तो कहीं भी मोबाइल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, घंटों का मोबाइल रिकॉर्डिंग कीजिए, रोज जाइए, बहुत बारीकी से देख रहे हो ऐसा देखिए, रिकॉर्डिंग करते जाइए। आपके ध्यान में आएगा कि वहां आने वाले कितने लोग बीमार हैं, जिनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, वहां आने वाले कितने लोग ढोंग करते हैं, ये भी आपको पता चलेगा। और वहां आने वाले सजेशन के कारण कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, ये भी आपके समझ में आएगा। अब ये चीजें झूठी हैं क्या? ये झूठ या सच का कहां सवाल है? लोगों की मान्यताएं हैं इसलिए वहां जाते हैं। तो यहां झूठ और इसका सवाल नहीं है, भूत उनके शरीर में है कि नहीं ये सवाल है। तो उस सवाल का जवाब तो आप ढूंढ पाओगे। मैंने वही तो अभ्यास किया शुरुआत के दिनों में, उसी के आधार पर तो कह रहा हूं। तो यह आपको ढूंढना पड़ेगा ये जगह झूठी है या सच है। मांत्रिक सच होते हैं या झूठ होते हैं? मांत्रिक तो झूठ होते हैं। झूठ का मतलब क्या होता है? मेरी मान्यता अगर झूठी रहे और फिर मैं कितना भी प्रामाणिक रहूं तो उसको हम प्रामाणिक कहेंगे? भाई आपकी मान्यता के कारण लोगों का नुकसान होता है, लोग ठगे जाते हैं, चाहे आप डेलिबरेटली ठग रहे हो या फिर आपके अंधविश्वास के कारण आप लोगों को ठग रहे हो, बात तो एक ही होगी ना। तो यही नियम हमको यहां लगाना पड़ेगा। वहां अगर कोई एक्टिवली ये सब चीजें हैं ऐसा आभास निर्माण करने की कोशिश करता है तो उस ठगी में वो शामिल है। और जो कई सालों तक ये काम करता है, जो भी मांत्रिक कई सालों तक काम करता है, उसको पता चलता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये मंत्र वंत्र सब झूठ होते हैं। क्योंकि मैंने कई मांत्रिकों को, कई बाबाओं को एक्सपोज किया है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से मैं जानता हूं। हर ज्योतिषी जो 20-25 साल तक प्रैक्टिस करता है, 10 साल के ऊपर प्रैक्टिस करता है, उसको पता होता है कि ये कोई साइंस नहीं है, मैं लोगों को ठगता हूं, ये पता होता है।
अगर वो आदमी प्रामाणिक है तो उसको पता चलता है, प्रामाणिक है तो बाद में छोड़ देता है, नहीं छोड़ता है तो यहां ठगी चलती है। इतना आप समझ लीजिए और उस ढंग से, उस नज़र से आप देखिए, आपको इन सवालों के ज़्यादा अच्छे जवाब मिल जाएंगे। और क्वेश्चन 6, आपने जब से अंधश्रद्धा नियमन का काम शुरू किया तब से ऐसा कोई किस्सा या कोई घटना ऐसी हुई जिसे सॉल्व करने में आपको बहुत परेशानी हुई और आपको भी सोचने पे बहुत मजबूर कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? भगीरथ चावड़ा। भगीरथ चौहान चावड़ा चावड़ा भगीरथ चावड़ा, इनका सवाल ऐसा है कि आपने जब से ये काम शुरू किया तब से कोई चीज़ ढूंढने में, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हुई, ऐसा कभी हुआ है क्या? भूत मंत्र तंत्र इस क्षेत्र में कभी हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई ऐसे इंसान इन्वॉल्व रहते हैं कि वो टेक्निक्स में सब जानने के कारण उनको एक्सपोज करना बहुत आसान होता है, तो वहाँ तक कभी दिक्कतें नहीं आई। लेकिन कुछ चमत्कार क्यों और कैसे होते हैं, ये ढूंढने में दिक्कतें आई। अब कुछ चमत्कार तो मुझे खुद ढूंढने पड़े, क्योंकि पहले से मालूम नहीं था। महाराष्ट्र में वो नए प्रकार से हो रहे थे, जैसे अगरबत्ती घूमती है, या फिर जो कौल लगाना कहते हैं कि लकड़ी के बाहर कपड़ा आ जाता है। ये मैं करके बताऊंगा आपको कभी ना कभी, जब प्रोग्राम रहेगा उस ढंग का, उस विषय का। तो ये चमत्कार ढूंढने के लिए थोड़ा समय लगा, दिक्कत नहीं गई, लेकिन 1-2 घंटे मेहनत करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन एक चमत्कार के लिए मुझे बहुत मेहनत लेनी पड़ी और उसका जवाब ढूंढना बहुत असंभव हो गया था। 1983 में मैंने गुजरात का दौरा कर आया था। गुजरात में एक चमत्कार बीच बीच में बहुत फेमस चमत्कार हो जाता था कि भगवान के ऊपर में जो एक छत बनाई जाती है चांदी की, वो घूमती है, हिलती है। गुजरात के 1-2 मंदिरों का ये चमत्कार देखा था। हालांकि मैं मंदिरों के बिल्कुल झंझट में नहीं गिरता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसे आह्वान आते हैं कि वो झंझट ढूंढना पड़ता है। तो वहां पर तो इसके पीछे के कारण हमने ढूंढ लिए थे। लेकिन मुंबई में, तब मैं नागपुर मेरा हेडक्वार्टर था, तब की बात है, मुंबई में एक माटुंगा में जैन मंदिर था, उसका रेनोवेशन शुरू हुआ था और वहां पर भगवान के सिर पर की एक छत, जिसको कहते हैं छत्र कहते हैं, ये भी चांदी की, वैसे घूमने लगती थी। कब? जब आरती होती थी तब। अब ये जैन टेम्पल, पढ़े लिखे जैन मुनि वहां पर है, पेपर में बड़ा बड़ा छप के आ रहा है। अब उन दिनों में ये स्टाइल ही थे कि ऐसा कुछ हुआ कि शाम मानव क्या कर रहे हैं, ढूंढो। महाराष्ट्र टाइम्स में छप के आया, लोक सत्ता में छप के आया। मैं अपने सब प्रोग्राम से एडजस्ट कर मुंबई आया। ये जैन टेम्पल में 2 दिन मैंने बिताए। वहाँ के जैन मुनि पढ़े लिखे, उसमें से कुछ MSc किए थे, कुछ अमेरिका में पढ़ के आए थे, उनकी मुलाकातें ली। उन लोगों ने मुझसे कहा इसके पीछे का साइंस का क्या कारण है, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। फिर ये कारण लगाया कि जब आरती होती है तब हम सब बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ दिए लगाते हैं, दिए के कारण हवा गर्म हो जाती है। अब ये तो विज्ञान तो मैं भी जानता हूँ, मैं इंटर साइंस तक पढ़ा हूँ, बेसिक्स अच्छे हैं। मैं बहुत बारीकी से देख रहा था। अब उनकी शर्तें थी, अगर आपको मंदिर के अंदर जाना है तो धोती पहनकर जाना है, नहा कर जाना है, ऊपर में कुछ पहनना नहीं है, सब शर्तें अमल में लाई। हर चीज़ को मैं टेप रिकॉर्ड करते गया, फोटोग्राफ लेते गया। और वो छत हिल रही है, केवल जब आरती शुरू होती है तभी हिलती है। छत यानी ऐसा मुकुट होता है ऊपर में हल्का सा, और वो घूमता है ऐसा।
और वो चमत्कार के कारण जैन लोग पहले ही बहुत अमीर होते हैं, और बंबई में तो बहुत ही अमीर जैन लोग हैं, करोड़ों में डोनेशंस आ रहे हैं। पता चल रहा था कि ये सब कुछ है वो डोनेशंस के लिए है, चमत्कार हो रहा है तो बड़े पैमाने पर डोनेशंस दिए जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो भी है। अब भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए अब मेरे ध्यान में आया था कि ये अगर नया बन रहा है सब, अंदर का पूरा जो घुमट होता है ऊपर का, बड़ा ऐसा लंबा हिस्सा ऊपर जाने वाला, ऐसा ऊपर जाने वाला वो हिस्सा, वो पूरा नया था। उसको बहुत अच्छे ढंग से कलर दिया गया था, वाइट कलर था, लेकिन उसमें एक आड़ा लोहे का रॉड था। और बार बार मेरे दिमाग में आता था कि एक लंबी चेन है, उससे आड़ा ये क्यों रॉड लगाया है? इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर उसको कलर दिया गया है, वाइट कलर है बिल्कुल, ये आड़ा रॉड क्यों लगाया? दूसरा, मैं ऊपर घुमट की तरफ जब जाने लग गया तो मुझे इन लोगों ने जाने नहीं दिया। इवन मैंने वहां के साधुओं की, जैन के मुनि होते हैं, उनकी परमिशन लेने का प्रयास किया, वो परमिशन में नहीं दिया, और मेरा दिमाग ये होने लग गया। तब तक मैं जैन मुनि इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऐसा नहीं मानता था, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया तो फिर मेरा दिमाग, अब तो मैं काफी साल हो गए थे मुझे काम कर कर, बहुत एक्सपोजर्स कर चुका था, लेकिन रीजन तो चाहिए, ऊपर नहीं जाने दे रहे। लेकिन मैं टेप रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एक मैंने महसूस किया कि जब भी आरती शुरू होती है, उस आरती के आवाज में एक गुर्र गुर्र आवाज आती है, जैसे मोटर शुरू हुई वैसे। इसीलिए मैं ऊपर जाकर देखना चाहता था, लेकिन मुझे जाने नहीं देते थे। मेरे ऊपर जाने अनजाने में पहरे थे। मेरे साथ में तब लोक सत्ता में काम करने वाले एक मेरे मित्र वैद्य कर पत्रकार थे, बाद में वो महाराष्ट्र टाइम्स में आ गए। हम दोनों मेहनत ले रहे। फिर हम गए यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी। वहाँ फिजिक्स के बड़े बड़े प्रोफेसर से उनसे बात की, उनको फोटोग्राफ्स बताए, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अब हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कुछ प्रैक्टिकल बता पाए ऐसी स्थिति होती नहीं है, वो साइंस केवल पढ़ा सकते हैं। फिर मुझे याद आया कि जयंत नारलीकर इसमें मदद कर सकते हैं। जयंत नारलीकर जैसे मिलने गया। अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में वो काम करते थे उन दिनों। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो हूं खगोल तंत्र का, यानी एस्ट्रोनॉमी का, मैं नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में कुछ, लेकिन मैं एक आदमी का नाम तुम्हें देता हूं जो अप्लाइड फिजिक्स में दादा है, साइंटिस्ट है, वो तुमको मदद कर पाएगा। अगर वो मदद नहीं कर पाया तो मान लो कि भारत में कोई इसका जवाब देने वाला तुमको नहीं मिलेगा। उनका नाम शायद शर्मा था। अब नारलीकर जी ने खुद फोन किया था, इसलिए उनके अपॉइंटमेंट वगैरह तो मेरे लिए बहुत आसान हो गई। वो हमारी राह ही देख रहे थे। उनसे मिलने गया, बहुत शांति से उन्होंने मेरे पूरे इन्वेस्टिगेशन सुने। मैंने उनके सामने फोटोग्राफ्स रखे, टेप रिकॉर्डर का आवाज रखा। पहले जो बोल रहे थे बाकी लोग, और पेपर में छप के आया था कि वहाँ इतने दिए जलते हैं कि उसके कारण हवा गर्म होती है और उस कारण शायद छत हिलती है। मैंने पहले ही नकार दिया था कि इसके कारण ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ लोग इतने इकट्ठा होते हैं कि उनके कारण जो पसीना और फिर जो सांस लेते हैं उस कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और इस कारण हलते हिलते हैं, वो भी मैंने पहले ही नकार दिया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे उल्टा सवाल पूछा कि तुमको क्या लगता है? मैंने कहा मैं इसके पीछे का साइंस तो नहीं जानता हूं, इसलिए तो आपके पास आया हूं, लेकिन मेरी शंका है ये आड़ा रॉड है, इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। और मैंने 3 दिन तक ये सब इन्वेस्टिगेशन किया है। पहले ये घुर 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 जो आवाज है मोटर चलने जैसी, वो पहले नहीं आती है, केवल आरती शुरू होने के बाद में ये आवाज आती है, और ये आवाज आने के बाद ही ये छत हिलने शुरू होती है। उन्होंने कहा तुमने तो बढ़िया काम किया है, तुम्हारे दिमाग की मैं दाद देता हूं, जबकि तुम साइंस इतना नहीं जानते हो हम जैसा, लेकिन तुमने सही बात पकड़ी है, केवल आपको साइंस की बारीकी मालूम नहीं, इसलिए आप ढूंढ नहीं पाए। क्या है
उन्होंने कहा आपने इलेक्ट्रिसिटी का अभ्यास किया है? मैंने बोला इंटर साइंस तक मेरे को विषय था, एसी से डीसी कैसा बनता है वगैरह सब मालूम है। बोले कभी ये बात आई थी आपके साइंस सिखाने के इसमें कि एसी और डीसी अगर 90 के एंगल में एक दूसरे को काटे तो क्या होता है? एसी करंट ऐसा बह रहा है, डीसी करंट ऐसा बह रहा है, दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है, इसके बावजूद दोनों में क्या होगा? बोला नहीं जी, नहीं मालूम मुझे। बोले ये तुमको मालूम होता तो इस सवाल का जवाब तुमको मिल जाता। तुमने सही ढूंढा। एसी करंट निर्माण करने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता है। एसी करंट निर्माण करने के लिए एक वायर टच कर दे, एसी गया उसमें। डीसी करंट मोटर से क्रिएट किया जा सकता है। और इसलिए ये जो छत पर ऊपर से नीचे तक जो चेन आई है, आइदर उसमें एसी करंट होता है या फिर ये आड़ा रॉड है उसमें एसी करंट होता है। अब रहा सवाल कि इसको 90 डिग्री एंगल में डीसी करंट को भेजना है। जब तक केवल एसी करंट रहेगा, छत वैसे के वैसे रहेगी। जैसे ही डीसी करंट इस दिशा से या फिर इस दिशा से जाएगा तो ये दोनों करंट एसी और डीसी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के कारण, और छत को वजन होता है, रिपेल करने के कारण वो छत घूमना शुरू होती है। मुझे यूरेका मिला, ऐसा हो गया। ये सवाल का जवाब मिला। मेरे सभी पत्रकार मित्रों को मैंने तुरंत मैसेज दे दिया कि ऐसा ऐसा जवाब मिला है, अब तो मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं। दूसरे दिन से ये जैन मंदिर का चमत्कार बंद हुआ, उसी रात से बंद हो गया। अब मुझे मालूम नहीं कि मैंने पत्रकारों को फोन कर कर बताया तो ये बात जैन मुनियों तक कैसे पहुंच गई। दोनों बड़े पेपर्स जैनों के हैं, इज्जत बचाने का सवाल होगा। दूसरे दिन पेपर में न्यूज थी कि यहां का चमत्कार बंद हो गया। इसके बावजूद मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, और मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि वो एक्सप्लेनेशन पब्लिश नहीं किया गया मुंबई में। फिर महाराष्ट्र में मैंने लोकमत से और बाकी सब पेपर्स में दे देकर ये एक्सप्लेनेशन छाप दिया, वो बात अलग है। लेकिन मुंबई के बड़े पेपर्स में तब ये एक्सप्लेनेशन छप के नहीं आया। तब मेरे पहली बार ध्यान में आया कि मुंबई के सभी बड़े पेपर्स जैनों के हैं, तो ऐसी इज्जत बचाई गई। तो मेरे जीवन में एक ही प्रसंग ऐसा है कि जहां मैं अड़ गया था, जहां मुझे जवाब नहीं मिल रहा था, और वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट ने जयंत नारालीकर जी के मदद से, डॉक्टर शर्मा थे शायद उनका नाम, मैंने पेपर्स में लिखा है तब उनका नाम लिखा है, तो उनके कारण वो रीज़न भी मुझे मिल गया। अब वो तो अप्लाइड फिजिक्स के दादा थे, उनके प्रयोगों का ये विषय था, इसलिए वो ठीक ढंग से जवाब दे पाए। उनका पर सवाल का एक एंगल ये भी था कि यानी कभी फिर आपको ऐसा शक हुआ क्या कि ये सच में दैवी कोई चीज हो गया? अच्छा, ऐसा कोई डाउट आपको हुआ? ठीक है। इनके सवाल में एक एंगल भी ये था कि मुझे ऐसा लगा क्या कि इसमें कोई दैवी शक्ति है, कोई भूत है, कोई मंत्र तंत्र है, कोई जादू टोना है। देखिए, ये डाउट किसको होगा जो इन चीजों के बारे में जानता नहीं है। मैं तो बहुत अंधविश्वासी था। मेरे खुद के उम्र के 26-27 साल तक अंधविश्वासी था, और बहुत पढ़ने वाला, जानकारी लेने वाला, कई विषयों का ज्ञान रखने वाला मैं व्यक्ति था। तो इसलिए जब मैंने अंधविश्वास मेरे दूर किए, तो मुझे जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा, 100% वैज्ञानिक जानकारी मेरे दिमाग में नहीं जाएगी, तब तक तो मैं स्वीकार ही नहीं पाता था। इसलिए आगे चलकर मेरे मन में डाउट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यहां भी
जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, तब भी मुझे पता था कि यह चमत्कार नहीं है, इसमें मुनियों की गड़बड़ी है। अब ये सभी ऊंचे दर्जे के साइंटिस्ट मुनि हैं, यानी साइंटिस्ट ये शब्द गलत है, पढ़े लिखे मुनि हैं, विज्ञान के क्षेत्र में पढ़े लिखे मुनि हैं, तो इन्होंने बड़े पैमाने पर डोनेशन प्राप्त करने के लिए कुछ तो भी गड़बड़ी की है। ये गड़बड़ी को मुझे ढूंढना है। ये पहले दिन से मेरे दिमाग में था, इसीलिए मैं ढूंढ पाया। मैं उसमें नहीं अटक के रहा जो पेपर ने छापे हैं कारण, कि भाई वहां पर इतने दिए थे कि उस कारण हवा गर्म हो गई और गर्म हवा के कारण वो घूमने लग गया छत। वो छत मैंने देखा है, ऐसा गर्म हवा के कारण घूम नहीं सकता है। या फिर वहां पर लोग सांस ले रहे हैं, इतने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया और इस कारण घूम रहा है। तो इतनी लॉजिकल बातें स्वीकारने जैसा मैं अतकचरा ना विज्ञान के क्षेत्र में था ना बाकी क्षेत्रों में था। इसलिए मेरे दिमाग में जो था उसको मैं ढूंढ रहा था। शायद इसका जवाब नहीं मिलता मुझे कभी। अब मुझे अगर मैं पुणे के फिजिक्स के मेरे मित्रों के साथ में मैंने बात की थी फोन पर, मुंबई के फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेकर बड़े बड़े तज्ञ लोगों के साथ में तो खुद जाकर मुलाकात की थी, फिर भी वो जवाब नहीं दे पाए, ना कुछ समझ पाए। अगर मुझे वो नहीं मिलते टाटा फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट, तो भी मैं आज तक यही दिमाग में रखता कि इसका जवाब मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये चमत्कार नहीं हो सकता है। तो इतना मैं विचारों से क्लियर होने के कारण मेरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं अनुभव आया कि इस व्यक्ति में ये शक्ति हो सकती है या फिर यह मंत्र तंत्र में कोई ताकत हो सकती है, ऐसी शंका भी मेरे मन में निर्माण हो। एक तो इन विषयों का बहुत अच्छा अभ्यास था, पहले से बहुत अंधविश्वासी था, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से, सभी प्रकार के अंधविश्वास थे, इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से जानता था, बहुत परखा था, जाना था, इसीलिए मैं बदल पाया था। तो इसलिए ऐसा एक भी प्रसंग मेरे जीवन में नहीं आया कि जहां मेरा विश्वास डामाडोल हो जाए, डिग जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। दीपक, ठीक है। इनका ऐसा सवाल है कि इनके बेटी की मौत हुई और तब से यानी उनके घर वाले सारे लोग भूत वगैरह मानते हैं, और तब से ये ऐसी बातें इनके घर में चल रही है कि इनकी माँ को ऐसा उसी रात सपना आया, बेटी की मौत हुई दाह संस्कार होने के बाद, कि वो नागिन बन के आएगी और फिर घर के लोगों को डसेगी। और वैसे ही और उनके घर में वहाँ पे उनका जो घर है वहाँ पे तो सांप वगैरह आते ही रहते हैं गांव में। तो ऐसे में इन लोगों को कैसे समझाए, क्या करें? इनका नाम है दीपक पासवान। दीपक पासवान, इनका सवाल ऐसा है कि उनकी बेटी मर गई, मरने के बाद में माँ के दिमाग में ये बात आई, उनके सपने में वह बात आई कि उनकी जो मरी हुई नाती है वो सांप बनकर आएगी, किसी को डसेगी, वो भूत बनकर आएगी। ऐसी अलग अलग ढंग की भावनाएं घर के लोगों में हैं। तो इनके ये सब चीज़ें कैसे दूर की जाए? एक तो ये सब चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी। अभी हालांकि YouTube पर हमेशा सिस्टम होती है कि 10-15 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालें, जितना वीडियो छोटा होगा उतना अच्छा है, ऐसा YouTube का टोटल चलन है। इसके बावजूद ये हम लंबे लंबे भाषण क्यों ले रहे हैं? 1 घंटे के, 1.25 घंटे के, 1.5 घंटे के, और ये सीरीज क्यों कर रहे हैं? YouTube की जो आवश्यकता है, YouTube का जो बिजनेस है, उसको ध्यान में रखे तो ये सब गधापन है। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि लोगों तक ये सब जानकारी पूरे ताकत के साथ जाए। तो आपके सामने ये सब वीडियोस है हिंदी में, मराठी में तो सभी कुछ है, वो इजीली आपको प्राप्त हो सकता है, मैंने जो भाषण दिए हैं। लेकिन हिंदी में अभी पहली बार हम ये गए 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब जो भाषण है उसमें हर मुद्दा बहुत बारीकी से आप तक पहुंचे, इस ढंग से आपके सामने रख रहे हैं। तो आप अब खुद समझाइए उनको, और ये सब भाषण जो भी रिलेटेड विषय के भाषण हैं उनको सुनाइए, सुनने के लिए उनको प्रवृत्त कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। उसके बाद में उनके साथ में चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए। उसके बाद में भी जो सवाल मन में उठाएंगे या फिर आपके सामने उठाएंगे, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए।
आपको अगर उन सवालों का जवाब देना कहीं मुश्किल होता है या फिर अड़ जाते हो तो यही सवाल उनको पूछिए और इस ढंग से उनका प्रबोधन करना, उनको आत्मविश्वास दिलाना। अभी किसी की मृत्यु होती है तो बहुत दुखद घटना है, आपके लिए भी है, दादी माँ के लिए भी है, घर के बाकी लोगों के लिए भी है। मन में बहुत अपेक्षा होती है, इच्छा होती है कि उस व्यक्ति के साथ में किसी ना किसी ढंग से संपर्क हो। वो अभी भी जिंदा है किसी ना किसी स्वरूप में, चाहे भूत के स्वरूप में हो, चाहे नाग के स्वरूप में हो, ऐसा लगना भी अच्छा लगता है, लेकिन ये संभव नहीं है। इंसान का केवल एक शरीर मशीन है, खत्म हो गया, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो जिंदा होता है तभी तक होता है। इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए लगाना, पहले खुद को एक्सेप्ट करने के लिए लगाना और बाद में लोगों को लगाना, ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये हमको करनी पड़ेगी, तभी हम इन चीज़ों के बाहर आ पाएंगे। डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए एक ही जरिया है, काउंसलिंग बार बार करना, प्रबोधन बार बार करना। इन बातों का जो भी जवाब होगा वो बहुत ही लॉजिकली लोगों के सामने रखना। इससे लोग बदलते हैं, अच्छे ढंग से बदलते हैं। हर व्यक्ति बदल सकता है। आगे ये जब छोटे थे, जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा बोला जाता था कि नवरात्रि के टाइम पर बहुत जल्दी भूत जकड़ता है क्योंकि सारी देवी देवता तब बंदिश रहते हैं। तो ये बातें कहाँ तक सच है? हेमंत ठाकुर जी, इनका सवाल ऐसा है कि नवरात्रों के दिनों में भूत इजीली लोगों को जकड़ता है क्योंकि उन दिनों में सभी देवी देवताएं बंदिस्त होती हैं और इसलिए देवी देवताएं बचाने का काम नहीं कर पाती हैं। ये उनके कहने का, सवाल पूछने का मतलब था। अब पहली बात तो यह है कि ये भूत ही दुनिया में नहीं होते हैं, इसलिए जकड़ने का सवाल ही नहीं है। नवरात्रों के दिनों में भूत जकड़ते हैं, ये कहीं तो भी किसी भी कारण से कहाँ तो भी एक अंधविश्वास पैदा हुआ होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं इतने सालों से इस क्षेत्र में काम करता हूँ, अंधविश्वास के बारे में बहुत जागरूक रहता हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यानी ये जो आपके मन में आया या फिर आपको ये जानकारी मिली, तो इसका मतलब है आपके आसपास के लोग इस ढंग से बात करते हैं। तो ये किसी एक क्षेत्र में मर्यादित होगा। ये जो लोगों का समझ है इस बारे में कि नवरात्र में भूत ज़्यादा पकड़ लेते हैं। आम बात क्या है कि अमावस्या में, अंधेरी रातों में भूत ज़्यादा पकड़ते हैं, और उसके पीछे का कारण तो मैंने बता दिया कि पहले से हमारे मन में डर पैदा होता है, और फिर उस डर के कारण अगर हम सजेशन के कारण भूत को स्वीकारते हैं तो फिर अमावस्या के रात को भूत लगा, ये बात फैलते रहती है और उसमें से ये और ज़्यादा समझ बढ़ते रहती है। तो ऐसे एक आधी दूसरी केस आपके एरिया में हुई होगी जिन लोगों के मुंह से आपने सुना है नवरात्र के दिनों में भूत लगा है, और इस कारण ये शायद बात फैली होगी, लेकिन ये बात सार्वत्रिक नहीं है। होती तो मुझ तक आज तक पहुंच जाती। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी भूत दिखाते हैं, महिला भूत दिखाते हैं, तो वो सफेद साड़ी में होता है। तो ये इसके पीछे क्या कारण होगा इस कल्पना की? प्रशांत कांबळे, इनका सवाल ऐसा है कि जब भी भूत बताया जाता है, यानी पिक्चर्स और टीवी सीरियल्स में, तो सफ़ेद साड़ी में बताया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब सही में जो मैं आज तक भूत देखते आया हूँ उसका सफ़ेद साड़ी से तो कोई संबंध नहीं होता है। जैसा भूत उतारने के लिए जब स्त्रियाँ आती है तो वो तो कोई भी साड़ी पहनती है, वहाँ कोई सफ़ेद साड़ी का वगैरह सवाल नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चलन पिक्चर्स में जो शुरू हुआ, चाहे इंग्लिश पिक्चर्स हो चाहे हिंदी पिक्चर्स हो, वो बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि अंधेरे में शूट करना है। अंधेरे में कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा? जो भूत जैसा लगेगा। ऊपर का चेहरा नहीं दिखेगा, बाल ठीक से नहीं दिखेंगे, नीचे के पैर नहीं दिखेंगे। तो सफ़ेद वस्त्र जो रहेगा तो कैमरा में एकदम से दिखेगा आपको अंधेरे में भी, और भूत का आभास इजीली क्रिएट होगा। अगर काले कपड़े पहनते तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कैमरे में कुछ आएगा ही नहीं। तो इस कारण शायद जो भी पहले भूत पर पिक्चर बने हैं उन्होंने वाइट ड्रेस का उपयोग किया होगा,
और फिर वो कैमरे के लिए सूट करता है, इसलिए वो चलन बना। एक्चुअल जीवन में सफेद कपड़ों का संबंध भूत से हमेशा नहीं होता है, क्योंकि अभी उसके पीछे का कारण ऐसा है कि स्त्रियां सफेद साड़ियां बहुत कम पहनती है, पुरुष सफेद कपड़े ज्यादा पहनते हैं। गांव गांव में तो ज्यादातर धोती सफेद होती है और धोती के बाद में ऊपर का शर्ट सफेद होता है, लेकिन स्त्रियां कलरफुल साड़ियां पहनती हैं। सफेद साड़ी उनके लिए सूटेबल नहीं है, काम करने होते हैं घर के बाहर के, जल्दी गंदी होती है। तो भूत के साथ में, स्त्री भूत के साथ में, ये केवल पिक्चर में हमको देखने को मिलता है। उसके पीछे का कारण लाइटिंग, सिचुएशन, कैमरा, उस समय की मर्यादा। आज के कैमरे में इसकी जरूरत नहीं है, तो वो उस कारण ये चलन चला होगा। आपने जैसे कहा कि कई औरतें ऐसा ढोंग भी करती हैं भूत आने का, तो ढोंग करके उनको क्या फायदा मिलता है? रॉबिन नंदगावे। रॉबिन नंदगावे इनका सवाल ऐसा है कि जो स्त्रियां ढोंग करती है तो उनको क्या फायदा मिलता है। ये फायदा तो मैंने कहा है ना कि स्त्रियों के समाज में जो स्थान है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनको ज्यादा से नहीं है, उनका बहुत दमन होता है, भावनात्मक दमन होता है, सेक्सुअल दमन होता है, शारीरिक दमन होता है। हर स्त्री को आप निकालिए वो कितना काम करती है। गांव की कोई भी छोटा काम करने वाली महिला ले लीजिए, शहर की कोई भी मध्यम वर्गीय महिला ले लीजिए जिसको खुद काम करने होते हैं, आप देखेंगे कि कोई भी पुरुष से कई गुना ज्यादा काम महिला को करना पड़ता है। उसको काम से छुटकारा नहीं होता है। नौकरी करने वाली महिला हो, नौकरी न करने वाली महिला हो, बहुत काम करने पड़ते हैं। तो ये काम से छुटकारा पाने के लिए जब उसके शरीर में भूत आता है, समझो गांव में मीरा दातार का दरगाह है। अब नियम यह होता है कि हर आरती के समय में जाना चाहिए, दिन में 2 बार तो होती है, जाने के लिए 1 घंटा। वहां सोडरी दत्या बोलते बैठे हैं 1.5 घंटा, घर आने के लिए 1 घंटा, यहां 3.5 घंटा तो निकल गया। सुबह में 3.5 घंटा, शाम को 3.5 घंटा, दिन में 7 घंटा अगर बगैर काम के रहने को मिल गया तो एक स्त्री जो दिन रात काम करती है, काम नहीं करती तो पति गाली मारता है, घर की सास 100 गालियां देती हैं, करने ही पड़ते हैं काम, तो उसको 7-8 घंटे का तो काम का छुटकारा मिल गया। फिर सहानुभूति मिली। बीमार रहती है तो इतनी सहानुभूति नहीं मिलती जितना भूत शरीर में आने के बाद में मिलती है। अरे क्या करे, उसको भूत आता है, भूत ने जकड़ा है, उसको मुक्त करवाना है, फिर मांत्रिक के पास भेजना है। तो डे टू डे काम से छुटकारा पाने के लिए, और जो मैंने एक केस बहुत विस्तार से ली मैलिंगरिंग की, डेलिबरेटली ली, ताकि आप तक सब समस्याएं भी उसके साथ में पहुंचे। अब उसका खुद का पति है जिसके साथ में शादी हुई है, उससे बात नहीं कर सकती, उसके साथ रह सकती नहीं, उसके साथ सो नहीं सकती। अब सास का कुछ भी रवैया हो, उसके पीछे उसकी उम्र कम है ये रवैया हो, चाहे कुछ भी हो, वो समझा भी सकती थी कि बच्चा नहीं होना चाहिए। दिन रात काम करती है, दिन रात काम करने के बाद में, इतनी छोटी उम्र है 16-17 साल की, और दिन रात काम करने के बाद भी रात दिन उसको उसकी सास लताड़ती है। शरीर में भूत आना शुरू हुआ। अब उसने तो डिलिबरेटली पहले लाया नहीं, उसको तो पता चला जब भूत शरीर में आता है तो फायदा क्या होता है। पति का साथ मिलता है, पति नजदीक बैठता है, सेवा करता है, जो सास हमेशा गाली देती है वो खुद हलवा बनाकर लाती है, कॉफी बनाकर लाती है, और भूत शरीर में आने के बाद में उसको डांट सकते हैं, ए सुशीला बैठ कह सकते हैं, उसको ऑर्डर दे सकते हैं, और वो ऑर्डर अमल में लाती है। जब ये पता चला उस लड़की को, तो उसके लिए तो क्या मिल गया, कितना बड़ा खिलौना मिल गया। और उसी का अनुकरण बाकी 3 लड़कों ने किया।
अब ये जो समाज में होता है कि लड़कियों की या फिर स्त्रियों की समस्याएं वो इजीली नहीं सुलझा पाती क्योंकि उनको ज़्यादा से नहीं है समाज में, तो ये ऐसे एक मार्ग निकाल कर उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। और इसमें का सबसे बड़ा हिस्सा तो मुझे लेना है, वो मैं लेने वाला हूँ, सेक्सुअल कुंठा, जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, जो अगले रविवार को हम देख रहे हैं। तो ये सब इसके पीछे के कारण होते हैं। फायदे क्या होते हैं? तो ये फायदे होते हैं। भूत के बारे में थोड़ा सहानुभूति से सोचना चाहिए। ऐसा मेरे जैसे व्यक्ति को या मेरे जैसे काम करने वाले लोगों को क्यों लगता है? क्योंकि इन लोगों का लोगों को ठगने का उद्देश्य नहीं होता है। जो भूत लाती है अपने शरीर में, ढोंग करती है, उनका लोगों को ठगने का उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है खुद के प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। और इसलिए इन स्त्रियों की तरफ हमने बहुत सहानुभूति से देखना चाहिए। इसलिए मैंने केवल भूत निकालने का काम नहीं किया उसको डरा कर, तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम किया। बाकी भी 3 लड़कियों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमने प्रयास किए। केवल भूत निकाल कर नहीं होगा, उनके जो प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो अगर सॉल्व करने जैसे हैं घर के लोगों की मदद लेकर, तो वो भी प्रयास करने चाहिए। ये भान हमको होता है और ये करना पड़ता है। हर समय ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब जब पॉसिबल होता है तब तक करना पड़ता है और हम करते हैं। उसके पीछे का भी यही कारण है। आगे अगला सवाल है, निर्मला देवी के बारे में आपका क्या मत है? मेरे सारे रिश्तेदार उनके बहुत पीछे लगे हैं। मकरन चौधरी जी, इनका सवाल है कि निर्मला देवी, इनके बारे में आपके क्या विचार है? आपने ऐसा सवाल पूछा कि जिसका जवाब मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। निर्मला देवी ये लोगों को ठगने वाली एक देवी है, थी, बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। सॉरी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, टेप रिकॉर्ड किया है, पूरे 3 घंटे का इंटरव्यू है। उनके साथ में मुंबई के समुंदर के किनारे घूमकर एक पूरा का पूरा रोल उन पर शूट किया है, उनके फोटोज निकाले। बहुत विस्तार से कहने लायक ये किस्सा है। निर्मला देवी ढोंग करती थी, लोगों को ठगने का काम करती थी। कुंडलिनी जागृति के नाम पर जो भी वो लोगों को सिखाती थी, उसके कुछ फायदे लोगों को मिलना संभव है, क्योंकि मेडिटेशन के फायदे तो मिलते हैं। लेकिन वो खुद के लॉकेट पहनाकर, खुद के फोटो लगवाकर, वो ये मेडिटेशन के फायदे मिलते कुंडलिनी के, ऐसे नहीं कहती थी कि निर्मला माता के कारण उनकी कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसा बोलकर जो भी मेडिटेशन के फायदे आम आदमी को मिल सकते हैं, वो फायदे का भी क्रेडिट खुद के तरफ लेकर अपना व्यवसाय बड़े पैमाने पर फैलाने वाली एक व्यक्ति थी, जिसने देश विदेश में ये व्यवसाय फैलाया, लोगों को ठगने वाली थी। मैंने उसका काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत विस्तार से। मैं उसके ऊपर एक प्रोग्राम करूंगा, निर्मला देवी कर पूरा का पूरा प्रोग्राम उसी पर करूंगा। मैं उसके काफ़ी सेंटर्स में गया हूँ, काफ़ी मेरा इन्वेस्टिगेशन शुरू था। अब हालांकि मेरा इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन हमारे मित्र हैं, हमारे जो दूसरे संगठन के लोग हैं, उन्होंने गलत तरीके से उनको हाथ डाला, उसको संभाल नहीं पाए, उसको ठीक ढंग से एक्सपोज नहीं कर पाए। और जो मुझे एंट्री थी निर्मला माता के केंद्रों में, उन लोगों से बातचीत करना, सब जानकारी निकालना, वो एंट्री मेरी बंद हो गई। अब मेरे जैसा ही दूसरा जो संगठन है, उन लोगों ने उनको आह्वान दिया, क्योंकि आप ऐसा कहते हो कि आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है, तो फिर जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है वो पानी पर से चल सकता है, आसमान में उड़ सकता है, तो आसमान से उड़कर बताओ और पानी पर चलकर बताओ। अब ये दावा तो खुद कभी निर्मला माता ने नहीं किया है। जिस व्यक्ति ने ये दावा ही नहीं किया, उस ढंग का अगर आप आह्वान उनको डालोगे तो भक्त कैसे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा मालूम था। तो मुझे जब एक पत्रकार ने पुणे में ये प्रश्न पूछा, क्योंकि पुणे में मैं किसी व्याख्यान के लिए आया था,
तब मैंने कहा कि इस ढंग से अगर कोई ये चैलेंज करता है कि जो दावा ही उस बाबा ने किया देवी ने किया नहीं है, तो लोग उसके भक्त लोग पीटेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और सही में जिन लोगों ने आह्वान दिया था उनको बहुत बेरहमी से पीटा गया। तो इस कारण निर्मला देवी अच्छे ढंग से एक्सपोज नहीं हो पाई, लेकिन उसकी पूरी जानकारी और बहुत जानकारी मैं निकाल पाता था। खास कर मुझे उनका ये रैकेट मालूम करना था कि ये परदेशी, ये जो बहुत बाहर के फॉरेनर्स जो बड़े पैमाने पर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों से मैंने सुना था जिनको अंदर की थोड़ी बहुत जानकारी थी कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और ये रैकेट मैरिज रैकेट है। सरकार भी, बाहर की सरकार भी इसके लिए बहुत अपने आप को दक्ष करवाती है और ये केवल अलग अलग देशों का नागरिकत्व पाने का भी एक रैकेट है और इसमें निर्मला देवी इन्वॉल्व है, ऐसा मैंने सुना था और उसको ढूंढ रहा था। तभी ये वाकया हो गया और ये वाकया होने के बाद में इन लोगों का मुझ पर भी से भी विश्वास उठ गया, क्योंकि दोनों संगठन का नाम तो सिमिलर है। तो इसलिए फिर मेरी एंट्री वहाँ बंद हो गई और आगे का इन्वेस्टिगेशन मैं ठीक ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन निर्मला माता कैसी झूठी है ये तो इन्वेस्टिगेशन मेरा पहले हो चुका था और उसके सप्रमाण मैं एक पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके सामने करूँगा। आखिरी का एक सवाल लेंगे। मैं घोस्ट या भगवान में बिलीव नहीं करता, बट ये बिलीव करता हूँ कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमें पता नहीं, बट जो हम सारी चीजों को या हमको कंट्रोल करती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं 17 साल का हूँ। अखिल उइके, इनका सवाल ऐसा है कि मैं घोस्ट पर या फिर भगवान पर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया में, इस विश्व में ऐसी कोई शक्ति है जब सब कुछ गवर्न करती है। तो मेरी उम्र 17 साल की है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, साइंस जो है वो कहता है कि ये नेचर, ये विश्व यहां पर है, ना इसको आदि है, शुरुआत है, ना इसको अंत है। ये साइंस मानता है। मैटर और एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये हाइपोथेसिस साइंस स्वीकारता है कि मैटर हो चाहे एनर्जी हो, वो निर्माण भी नहीं किया जा सकता और उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। और ये विश्व है और ये भी साइंस जानता है कि ये विश्व के कुछ नियम हैं। अब नियम क्या है? जो नियम है नेचर में है, उनको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो नियम हमको मिलते हैं उसके आधार पर उनका रिप्लिका करने का प्रयास करते हैं और उसी के आधार पर हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं जो नेचर में ही होता है, उसी का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये माइक है मेरे सामने, तो ये माइक में का हर हिस्सा ये नेचर का हिस्सा है। ये माइक जिस ढंग से काम करता है, जिस कारण मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, इतने दूर पहुँच रही है, आप जहाँ भी हो वहाँ पहुँच रहे हैं, माइक और ये बाकी के भी सारी यंत्रणा, ये भी नेचर के नियमों का ही अभ्यास कर हमने उसी का उपयोग कर ये कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी है, ये तो विज्ञान एक्सेप्ट करता है। अब इसको आप पावर कहिए, इसको आप नियम कहिए, इसको आप विश्व कहिए, इसको आप नेचर कहिए, कुछ भी कहिए, ये तो विज्ञान मानता ही है। वही बात आप मान रहे हो। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई तो भी कॉन्शियसली ये सब हो रहा है, जानबूझकर कोई तो भी गवर्न कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं। जैसे कि उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, इवोल्यूशन की थियरी हम जानते हैं, इतनी स्पेसीज पैदा हुए, कई स्पेसीज मर गई, कई स्पेसीज एक्सटेंट हो गए, कुछ स्पेसीज बची। तो इतना व्यर्थ कोई भी पावर ऐसे व्यर्थ काम नहीं करती, क्यों एक्सटेंट होने देती? कुछ स्पेसीज गायब ही हो गई। स्पेसीज कैसे बनती है ये हमको मालूम है इवोल्यूशन की थियरी के कारण। इंसान क्यों पैदा हुआ ये हमको मालूम है इस थियरी के कारण। तो इतनी फालतू की स्पेसीज करते करते उनको एक्सटेंड करने के प्रयोग क्यों करती कोई पावर? कॉन्शियस पावर होती तो डायरेक्टली इंसान को पैदा करती, जैसा हम मानते हैं, यानी सभी धर्म मानते आए, आज तक मानते आए हैं, वैसा पैदा करती। ये इवोल्यूशन के तरीके 250, 300, 350 करोड़ सालों में क्यों पैदा होता?
तो जितना हम विज्ञान का अभ्यास करेंगे तो आप बहुत नज़दीक हो उस हाइपोथेसिस के। लेकिन कहीं तो भी हमारे मन में जो एक पहले से बैठा है कि कोई तो भी चीज़ पैदा होती तो कोई तो भी निर्माण करने वाला होता है, ये हमारी पहले से मान्यता है। उस मान्यता में आप अटक चुके हो। अगर ये मान्यता है आपके दिमाग में, कोई तो भी निर्माता है जिसने निर्माण किया है ये सब पावर ने, तो उस पावर को किसने निर्माण किया, ये सवाल खड़ा होता है। और तब आपको यही जवाब देना पड़ता है कि वो पावर पहले से थी। तो यही तो विज्ञान कहता है कि ये विश्व पहले से था, इसके नियम पहले से है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसका उपयोग कर कर अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भूमिका ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको मराठी समझती है तो मेरा बुद्धि प्रामाण्यवाद इस विषय पर के 3 व्याख्यान हैं, रैशनलिज्म इस विषय पर के। इस पर एक छोटी सी किताब भी है। अगर आप इसको ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपने इतना बहुत सुंदर सवाल पूछा, 17 साल के लड़के को अगर ये सवाल गिरता है तो आप बहुत सोचने वाले व्यक्ति हो। और मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए अवश्य ये किताब पढ़िए या फिर ये 3 व्याख्यान पढ़िए, सुनिए। ये तीनों व्याख्यान आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। मेरे कोई भी कार्यकर्ता से आपने संपर्क किया तो भी ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक आहे एखादा प्रश्न? दे ना, आणखी एखादा घेऊ। सदगुरु वासुदेव जग्गी रुद्राक्ष से फूड का फ्रेशनेस मेजर करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आर.के. गर्ग। आर.के. गर्ग इनका सवाल है कि वासुदेव जग्गी ये कौन सा फूड कितना फ्रेश है, ये काय के आधार पर? रुद्राक्ष के आधार पर जांचते हैं, परखते हैं। तो आज तक तो मुझे वासुदेव जग्गी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी कुछ लोगों के सवाल आए इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान डालने वाला हूँ। लेकिन पहले हमने ऐसा निर्णय किया है कि जो भी मटेरियल है 35 सालों में इस विषय पर हमने जो प्राप्त किया, पहले उसको अपलोड करें और बाद में इन चीज़ों को हाथ लगाए। नहीं तो बेसिक चीज़ें ही लोगों के सामने जाना रुक जाएगा और भलती बाकी चीज़ों में जो ज़िंदगी भर करते आए, एक्सपोजर्स करते आए, उसी में अटक जाएंगे। इसलिए मैं वासुदेव जग्गी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं की है मैंने, लेकिन करूँगा। लेकिन मेरी आज तक की, आपने ये सवाल पूछने तक की समझ थी कि एक तत्वज्ञ ऐसा बाबा है, ये लोगों को तत्वज्ञान, फिलोसॉफी बताता है। तो परसों का एक ने सवाल पूछा था कि वो रुद्राक्ष हिलता है, और ये तो अभी कौन सा अन्न कितना फ्रेश है ये भी रुद्राक्ष से जानता है। तो मुझे अभी ये व्यक्ति तत्वज्ञ हैं ये कहना छोड़ना पड़ेगा, ये व्यक्ति फिलोसोफर है ये कहना छोड़ना पड़ेगा। ये व्यक्ति तो टिपिकल बाबा है, लोगों को ठगने वाला बाबा है ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी रुद्राक्ष के माध्यम से आप कितना अनाज फ्रेश है, कितनी कोई पकाया हुआ खाना फ्रेश है, ये कभी पहचान नहीं सकते हो। और इसके लिए मेरा चैलेंज ओपन है। हम एक ही प्रकार का खाना अलग अलग दिनों का सादर करेंगे, रुद्राक्ष के जरिए उन्होंने पहचान कर बताई है। ये सीधा सीधा ठगी है, लोगों को ठगना है, इसका फिलॉसफी से कोई संबंध नहीं है। कोई अगर फिलॉसफी की बात रखता है, लोगों के सामने बात रखता है, वो बात अगर मुझे मान्य भी नहीं है, ये बात मुझे लगता है कि मानव जाति के लिए योग्य नहीं है, फिर भी मैं इस भाषा में उस पर कभी टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मान्य नहीं है, लोगों के लिए हितकारक नहीं है, मानव जाति के लिए अच्छी बात नहीं है, ये ठगी है, लोगों को ठगना है, इन वाक्यों का मैं उपयोग नहीं करता। लेकिन ये रुद्राक्ष के ये प्रयोग अगर ये करते होंगे तो ये डायरेक्टली ठगी है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को 35 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए, शुरुआत में इन सब चीज़ों के साथ में बैठना पड़ता है। रुद्राक्ष से ये होता है, वो होता है, ये रुद्राक्ष ऐसा है, इतना महंगा है, ये रत्न ऐसा है। ये तो शुरुआत होती है काम के शुरुआत में। इन सभी चीज़ों के चैलेंज लेने पड़ते हैं, उनको एक्सपोज करने पड़ते हैं, उसे पीछे का झूठ सामने लाना पड़ता है। और इतने 35 सालों के काम के बाद में
कानून बना महाराष्ट्र में, उसका हर शब्द लिखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, वो कानून पारित हुआ, दुनिया का पहला कानून है जादू टोना विरोधी कानून, तो ये इसी के आधार पर बना है। तो आज तो बहुत ठोस आधार पर हम बात कर सकते हैं। तो ये सब बातें रुद्राक्ष के जरिए ये होता है वो होता है, सब झूठा है। रुद्राक्ष से कुछ भी नहीं होता है। किसी वनस्पति में औषधि गुण हो सकते हैं, मेडिसिनल सामर्थ्य हो सकता है, उसको जांचा परखा जा सकता है, लेकिन रुद्राक्ष लटका दिया और उसके ये फायदे हो गए, रुद्राक्ष ऐसा सामने रखा और उससे कौन सा अनाज या फिर अन्न ताज़ा है, कौन सा बासा है, ये पहचाना जाता है, ये तो सब ढकोसले है, लोगों को ठगना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी हम यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।